Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम गोनियोमीटर या गोनियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसमें अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोनियोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, अ फुल सर्कल और हाफ सर्कल प्रोटेक्टर इज मेड अप ऑफ आइदर मेटल और प्लास्टिक डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड चॉइस ऑफ द थेरेपिस्ट और ऑपरेटर। इसका मतलब है, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोनियोमीटर से क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम मशीन यूज़ करते हैं या कोई भी हम इक्विपमेंट अगर यूज़ करते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए, एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। क्योंकि अगर हम गोनियोमीटर की भी बात करें तो कई तरह के गोनियोमीटर्स होंगे, और अगर आपको उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है तो आपको ये किस तरह से पता चलेगा कि वो गोनियोमीटर फॉल्टी है या फिर एकदम एडिकेट आइडियल गोनियोमीटर है। तो टू नो द डिफरेंस बिटवीन एंड टू सिलेक्ट एन आइडियल चॉइस ऑफ गोनियोमीटर वी शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोनियोमीटर। तो इसमें पहला ये दिया हुआ है कि गोनियोमीटर दो तरह का हो सकता है, या तो फुल सर्कल या हाफ सर्कल। एंड फुल सर्कल और हाफ सर्कल दोनों ही गोनियोमीटर्स या तो प्लास्टिक के बने हुए हो सकते हैं या मेटल के बने हुए हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ थेरेपिस्ट और द ऑपरेटर कि वो कौन सा टाइप का गोनियोमीटर यूज़ करना चाहता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये पहला वाला जो बना हुआ है ये मेटल का गोनियोमीटर है। इसकी जो मूवेबल आर्म और फिक्स्ड आर्म की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर्स है, और इसका जो प्रोटेक्टर है वो 0 to 180 डिग्री है। एंड ये हाफ सर्कल गोनियोमीटर है। हाफ सर्कल गोनियोमीटर में 0 to 180 डिग्री का प्रोटेक्टर होता है, और जो फुल सर्कल गोनियोमीटर होता है उसमें 360 डिग्री का प्रोटेक्टर होता है। जैसे कि नीचे वाला जो गोनियोमीटर है ये 360 डिग्री प्रोटेक्टर है, प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड इट इज़ अ फुल सर्कल गोनियोमीटर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोटेक्टर, जैसे जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। द प्रोटेक्टर शुड बी नंबर्ड इन बोथ द डायरेक्शंस, दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री एंड फ्रॉम 180 डिग्री टू 0 डिग्री। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ 0 भी दिया हुआ है ऊपर, और अगर हम इस ऊपर वाली रेंज से पढ़ेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। वहीं अगर हम इस तरफ से नीचे वाली रेंज पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से फिर दूसरी ऑपोजिट साइड से 0 स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 180 तक। सेम फुल रेंज गोनियोमीटर में है, ये 0 से स्टार्ट होके वापस आ रहा है 350 पर, और ऊपर 360 से स्टार्ट होके वापस आ रहा है 10 पर। तो यही लिखा हुआ है कि जो प्रोटेक्टर है उसमें दोनों तरफ से नंबरिंग होनी चाहिए, फ्रॉम 0 to 180 और 0 to 360, और या फिर 360 से 0 या फिर 180 से 0। नेक्स्ट इज ईच आर्म शुड नॉट बी मूवेबल, वन शुड बी स्टेशनरी एंड द अदर शुड बी मूवेबल। जब भी आप गोनियोमीटर लीजिए तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका गोनियोमीटर है उसमें सिर्फ एक आर्म मूवेबल होना चाहिए और एक आर्म फिक्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ प्रोमिनेंट लाइन शुड एक्सटेंड फ्रॉम द पाइवट टू द डिस्टल टिप ऑफ द मूविंग आर्म। जब आप गोनियोमीटर देखेंगे तो अगर आप इसके फलक्रम से यानी कि सेंट्रल पॉइंट से किसी भी आर्म की तरफ अगर एक लाइन खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन, एक प्रोमिनेंट लाइन खींचेगी, और यही एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ गोनियोमीटर। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, अगर ये लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो गोनियोमीटर है ये फॉल्टी है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, मूवेबल आर्म की अगर बात करें तो ये मरून कलर से जो एरो डिनोटेड है, ये मूवेबल आर्म की एक प्रोमिनेंट लाइन है फ्रॉम द फलक्रम। और अगर हम स्टेशनरी आर्म की बात करें तो ये स्केल टाइप की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बीच में, ये एक प्रोमिनेंट लाइन है फॉर द स्टेशनरी आर्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ गोनियोमीटर की मतलब अगर हम गोनियोमीटर, हमने ये डिसाइड कर लिया कि गोनियोमेट्री हमें करनी है तो क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो विदाउट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस इंजरी कैन अकर। अगर हम प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं लेते हैं गोनियोमेट्री करते समय तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस टू गोनियोमेट्री विच आर टू बी टेकन वाइल मेजरिंग रेंज ऑफ मोशन इज एज फॉलोज। फर्स्ट, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अगर किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सपोज़ किसी पेशेंट के शोल्डर पर इन्फेक्टेड वूंड है, हमने वहाँ पर उसको गोनियोमेट्री करी और उसके बाद हमने उसके रिस्ट जॉइंट पे गोनियोमेट्री करी, तो हो सकता है हमारे गोनियोमीटर जब हमने शोल्डर जॉइंट पे किया था तो वो इन्फेक्टेड हो गया हो, और जब हम उसे किसी हेल्दी स्किन पे लगाएंगे, अगर वहाँ पर हल्का सा भी कट होगा या थोड़ा सा भी कुछ ज़ख्म होगा
तो वहाँ से बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम इन्फ्लेमेशन के साथ है, तो वी हैव टू टेक केयर कि अगर हम गोनियोमेट्री कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशन के साथ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के टाइम पे गोनियोमेट्री करनी है। सेकेंड इज सर्जिकल प्रोसेसेस दैट हैज़ जस्ट बीन परफॉर्म्ड, अगर किसी की सर्जरी अभी हुई है। देन अनहील्ड फ्रैक्चर्स, अगर फ्रैक्चर पूरा नहीं हुआ है, अगर फ्रैक्चर पूरी तरह से हील नहीं हुआ है तो उसको पूरी तरह से या तो हील हो जाने दें, और अगर नहीं तो फिर हमें प्रिकॉशन के साथ उसकी गोनियोमेट्री करनी है। अदरवाइज अनहील्ड फ्रैक्चर अनहील्ड ही रह जाएगा और दोबारा से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन मार्क्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी पेशेंट को है तो उस पर हम प्रेशर बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, विच विल लीड टू फ्रैक्चर। अगर हम उसमें प्रेशर लगाते हैं तो फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कार्सिनोमा ऑन द ऑफ द बोन और एनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर किसी को कैंसरस कंडीशन है तो हमें गोनियोमेट्री बहुत संभाल के करनी है, सो दैट वी डोंट एलिवेट द कैंसरस कंडीशन। फ्रेजाइल बोन कंडीशन, अगर बोन के टूटने के चांसेस ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो, अगर बोन वैसे भी फ्रेजाइल हो, अगर यंग चाइल्ड की बोन हो, इस कंडीशन में हमको प्रिकॉशन लेना है। सिग्निफिकेंट हाइपर मोबिलिटी, अगर बहुत ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी है यानी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर होने के चांसेस हैं। देन सिग्निफिकेंट पेन, अगर पेन बहुत ज़्यादा है पेशेंट को। देन हीमोफीलिया, अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है यानी ब्लड की एबनॉर्मेलिटी है। देन हीमाटोमा, अगर किसी पेशेंट में हीमाटोमा है। देन एक्यूट मस्कुलर इंजरीज़, अगर किसी को मस्कुलर इंजरीज़ हैं तो भी हमें उसमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ गोनियोमीटर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम विद प्रिकॉशंस, विदाउट प्रिकॉशंस या किसी और भी तरह से गोनियोमेट्री नहीं कर सकते हैं। पहला है डिसलोकेशन ऑफ अ जॉइंट, अगर कोई जॉइंट है वो डिसलोकेटेड है तो उसमें हम गोनियोमेट्री नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई जॉइंट डिसलोकेटेड है और उसमें अगर हम मूवमेंट करवाएंगे बाय प्रेशर या विदाउट प्रेशर, अगर हम पैसिवली करवाएंगे तो भी और एक्टिवली करवाएंगे तो भी, क्योंकि ऑलरेडी जॉइंट डिसलोकेटेड है तो मूवमेंट कराने पर जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ है उसमें इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है जॉइंट जो हो वो सब लक्सेटेड हो, पूरी तरह से डिसलोकेटेड ना हो, बट हमने हमारे मूवमेंट की वजह से वो पूरी तरह से डिसलोकेट हो जाए। दैट इज़ वाई इन डिसलोकेटेड जॉइंट्स गोनियोमेट्री इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, अगर किसी भी पेशेंट में मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस मिल रहा है, मतलब अगर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस का मतलब ऑलरेडी हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ। जब भी कहीं फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर अगर अलग तरीके से बोन के ऊपर कैल्शियम का डिपॉजिशन होने लगता है और वहाँ से अगर एक नई बोन का फॉर्मेशन होने लगता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इसमें अल्ना पर फ्रैक्चर हुआ है ऑलरेडी, हेड ऑफ अल्ना पर, और वहाँ पर अलग से बोनी डेपोजिशन होने लगा है और यही बोनी डेपोजिशन इज़ नोन एज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। तो अगर किसी पेशेंट में मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस है तो उसमें भी गोनियोमेट्री कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ये इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर किसी को मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हुआ है तो उसका उस जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होगा, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें मायोसाइटिस है, और हम अगर उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर उसमें मूवमेंट करवा देंगे तो जॉइंट के दोबारा डिसलोकेट होने के चांसेस रहेंगे, या जॉइंट ना डिसलोकेट हो और बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस वजह से हम उसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ हाइपर मोबिलिटी, अगर किसी पेशेंट में आपको हाइपर मोबिलिटी मिल रही है, जिससे कि आप इन कंडीशंस में देख सकते हो, ये लोअर बैक की हाइपर मोबिलिटी है फर्स्ट डायग्राम में। सेकंड में नी एक्सटेंशन में, नी जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में, ये नी की हाइपर मोबिलिटी है। सेम ये भी नी की हाइपर मोबिलिटी है। देन ये रिस्ट की एंड थंब की, मतलब इन दोनों जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी है। देन ये अगेन रिस्ट की एंड फिंगर्स की, दोनों के हाइपर मोबिलिटी है, बिकॉज नॉर्मली हमारी फिंगर्स इतनी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती हैं। ये एल्बो की हाइपर मोबिलिटी है, एल्बो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। दिस इज़ द हाइपर मोबिलिटी ऑफ ऑल शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, क्योंकि हमारे शोल्डर्स इतना ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हैं कि वो पीछे इस तरह से हाथ जोड़। देन नेक्स्ट इज़ ये हमारे नी की, अगेन डब्ल्यू साइन इज़ अगेन द हाइपर मोबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट।
ये अगेन एल्बो की हाइपर मोबिलिटी। तो अगर कोई भी हाइपर मोबिलिटी की कंडीशन है तो उसमें भी हम गोनियोमेट्री अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द टेक्निक्स टू यूज़ गोनियोमीटर। तो द फर्स्ट इज आस्क द पेशेंट टू अज्यूम स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन और सम प्रेफर्ड स्टार्टिंग पोजीशन। सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको एक अपनी तरफ से ये बता दोगे कि उसको किस पोजीशन में बैठना है। सपोज़ अगर आपको शोल्डर का लेना है तो आप उसको नॉर्मल सिटिंग में या हाई सिटिंग में बैठा सकते हो। अगर आपको उसके एल्बो का करना है तो भी आपको अपनी एक पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जब पेशेंट आएगा तो यू हैव टू टेल द पेशेंट कि उसको कौन सी पोजीशन एज्यूम करनी है, किस पोजीशन में उसको बैठना है। सेकंड, प्रिफर्ड starting position is defined for all test positions, although they may vary depending upon the physical ability of the patient. पेशेंट की क्या स्टार्टिंग पोजीशन होगी ये फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है, और हर टेस्ट पोजीशन के लिए हर स्टार्टिंग पोजीशन अलग होगी, और इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द फिजिकल एबिलिटी ऑफ द पेशेंट। हो सकता है कोई पेशेंट पैरालिसिस का हो एंड ही इज़ नॉट एबल टू लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन, तो आप उसको कोशिश करोगे कि सुपाइन में ना करा के आप साइड लाइन में करा लो, क्योंकि पेशेंट की एबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पेशेंट की एबिलिटी के हिसाब से ही हम अपनी प्रिफर्ड स्टार्टिंग पोजीशंस डिसाइड करते हैं। Next is, before starting the measurement, tell the patient clearly about the procedure to be done. If necessary, demonstrate the movement and urge the patient to execute the anatomical movements. जब भी हम गोनियोमेट्री करने जाएंगे या कोई भी प्रोसीजर फिजियोथेरेपी में करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट को उस प्रोसेस के बारे में थॉरली पूरी चीज़ें बतानी होती हैं कि हम क्या क्या करेंगे, उससे उस पेशेंट की बॉडी पर क्या होगा, उससे हमको रिजल्ट किस तरह से मिलेंगे, और उसके बाद पेशेंट को हमें ये बोलना है कि वो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हमको करके दिखा दे, सो दैट हम अपनी एक स्टार्टिंग पोजीशन और अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन अज्यूम कर पाएँ। Next is, all joints are measured from specific starting position rather than in the true erect anatomical position. These will be referred to as preferred position. हर जॉइंट का जो है हमें एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पोजीशन होती है, और ये इरेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन के ही आसपास होती है। मतलब जो हमारी नॉर्मली जॉइंट की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वही मोस्टली स्टार्टिंग प्रेफर्ड पोजीशंस होती हैं, और उन्हीं पोजीशंस में हम कोशिश करते हैं कि हम गोनियोमेट्री करें या पेशेंट का गोनियोमीटर से रेंज ऑफ मोशन नापें। क्योंकि अगर हम जब नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में किसी भी पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन नापेंगे तो उससे हमको पेशेंट की करेक्ट रेंज ऑफ मोशन का पता चलेगा। नेक्स्ट इज, ऑल मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटी शुड बी मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम स्पेसिफिक स्टार्टिंग और 0 डिग्री और न्यूट्रल पोजीशन। जब भी हम किसी भी रेंज ऑफ मोशन का मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक न्यूट्रल डिग्री से होता है, यानी कि 0 डिग्री से। मेजरमेंट इन ईच आर्क ऑफ मोशन बिगिंस फ्रॉम 0 डिग्री एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स 180 डिग्री। अगर हम हाफ सर्कल गोनियोमीटर से कर रहे हैं तो वो 0 डिग्री से नॉर्मल पोजीशन यानी न्यूट्रल पोजीशन से स्टार्ट होके रेंज ऑफ मोशन आगे बढ़ेगा टूवर्ड्स 180 डिग्री। अगर फुल सर्कल से कर रहे हैं तो इट विल मूव टूवर्ड्स 360 डिग्री। Next is, the zero starting position for any single movement of a joint is identical with the anatomical zero position except for the radioulnar joint where the joint mid position is selected as zero. इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम गोनियोमेट्री करना शुरू करते हैं तो जो हमारे नॉर्मल एनाटॉमिकल जॉइंट की जो पोजीशन है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसका जो 0 डिग्री है दैट विल मैच द 0 डिग्री ऑफ योर गोनियोमीटर। मतलब हमें न्यूट्रल पोजीशन से ही स्टार्ट करना है, और मोस्टली जो एनाटॉमिकल 0 होता है वही हमारे गोनियोमीटर का भी 0 होता है, एक जॉइंट को छोड़ के जो कि है रेडियोअल्नर जॉइंट। रेडियोअल्नर जॉइंट का न्यूट्रल 0 डिग्री हमारे गोनियोमीटर के 0 डिग्री से मैच नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इन मिड पोजीशन। Other positions are changed for convenience in measuring, but the anatomical position of the part to be measured is not changed. अपने हिसाब से हम गोनियोमेट्री करने के लिए पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम एनाटॉमिकल पोजीशंस में ही गोनियोमेट्री करते हैं। हैविंग अलाइंड द बॉडी, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्विंग द मूवमेंट पार्ट रिदमिकली through the arc of motion to be measured and localize the appropriate axis of rotation by inspection. जब हम पेशेंट के साथ गोनियोमेट्री करते हैं तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि जो अपना जॉइंट है उसको वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें इन द प्रेफर्ड स्टार्टिंग पोजीशन,
और उसके बाद उस जॉइंट का जिस तरह से मूवमेंट है उस मूवमेंट को रिदमिक मोशन में करें, और उसी के साथ साथ हमको गोनियोमेट्री करनी होगी। Always apply the goniometer to the lateral side of a joint except in measuring supination and few other motions which will be explained further. जब भी हम गोनियोमेट्री करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो गोनियोमीटर लगा रहे हैं वो हमेशा जॉइंट के लेटरल साइड पे रखें अनटिल एंड अनलेस हम सुपिनेशन और प्रोनेशन का मूवमेंट नहीं मेजर कर रहे हैं। तो जब भी हम गोनियोमेट्री करेंगे तो गोनियोमीटर को हमेशा हम लेटरल साइड पर रखेंगे। फ्रीक्वेंटली अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी प्लेस करेक्टली सो दैट जीरो ऑफ इट्स स्केल इज ऑलवेज एट द एनाटॉमिकल जीरो पॉइंट ऑफ द जॉइंट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि बॉडी एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है और बॉडी का एनाटॉमिकल ज़ीरो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे गोनियोमीटर के ज़ीरो से अलाइन करे, क्योंकि जो गोनियोमीटर है वो एक बाहर का इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट। तो हो सकता है कि ज़ीरो थोड़ा सा वेरी करे, बट दैट इज़ ओके। उसको हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन ब्रिंग अ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ पेशेंट, जो उसके लिए इस समय प्रिफर्ड है। Next is to have both extremities execute the same movement simultaneously often aids balance, coordination and the maintenance of the body position. जब भी हम किसी भी पेशेंट का गोनियोमेट्री कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम दोनों एक्सट्रीमिटीज़ का एक साथ ना करें, क्योंकि अगर हम दोनों एक्सट्रीमिटीज़ का एक साथ करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि पेशेंट का लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हो सकता है कोई न्यूरल कंडीशन के साथ वाला पेशेंट हो तो उसका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो, या अगर हम दोनों साथ में कराएंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑन द पेशेंट्स एबिलिटी कि हमें किस तरह से उसकी गोनियोमेट्री करनी है। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हेल्ड लूजली अवे फ्रॉम और इन लाइट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट बॉडी। हमको गोनियोमीटर जो लगाना है पेशेंट के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं लगाना है, उसको एकदम लूजली लगाना है सो दैट बस हम उसको होल्ड कर पाएँ। हमको इस तरह से नहीं लगाना है कि पेशेंट की बॉडी को हम हर्ट कर दें या उसकी स्किन पर रैशेज आ जाएं। एकदम लाइट कॉन्टैक्ट के साथ लगाना है। मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टीडीनेस ऑफ द ऑपरेटर्स इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द मेजरिंग टाइम। जो भी हम मेजरमेंट्स लेंगे गोनियोमीटर के थ्रू, ये हमारे ऊपर जो ऑपरेटर है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा उसका सही रेंज ऑफ मोशन कैलकुलेट कर रहे हो, आपने किस तरह से उस पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया है, किस तरह से आप मूवमेंट के साथ उसका मूवेबल आर्म लेकर जा रहे हो। तो जो मेजरमेंट्स है इट विल होली डिपेंड ऑन द ऑपरेटर। एग्जीक्यूट नो फोर्स ऑन द बॉडी इन प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, टू डू सो वुड डिस्ट्रॉय द एक्यूरेसी ऑफ प्लेसमेंट्स। अगर हम बॉडी पर गोनियोमीटर लगाते समय प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे एक तो पेशेंट को हर्ट होगा, पेशेंट की स्किन पे रैशेज़ या कट लगने के चांसेस हैं, नहीं तो, और दूसरी चीज़ अगर ये सब नहीं भी होगा तो हमारी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें विदाउट फोर्स उस पेशेंट के ऊपर गोनियोमीटर को अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोशन इन बोथ डायरेक्शन द रेंज ऑफ मोशन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों को मेजर करते हैं और हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को ऐड कर देते हैं तो हमें एक मैक्सिमम डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा उस पेशेंट के लिए। तो अगर जैसे हम सपोज़ शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मेजर कर रहे हैं, तो अब जब हम शोल्डर का फ्लेक्शन मेजर कर लेंगे उसकी रीडिंग्स हमको लिख कर रखनी है। देन अगर उसका हम जब एक्सटेंशन मेजर करेंगे तो उसकी रीडिंग्स हमको लिख कर रखनी है। और इन द लास्ट फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन, मतलब हम दोनों की रीडिंग्स को ऐड कर देंगे एंड इट विल गिव अस द टोटल रेंज ऑफ मोशन ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन degree of motion. The elbow and knee are considered to be 0 degree extension joints since motion progresses normally in only one direction from the anatomical position. अगर हम elbow और knee की बात करें तो elbow और knee में extension हमेशा 0 डिग्री ही माना जाता है, क्योंकि जो हमारा knee है या elbow है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये अलग बात है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें पेशेंट के हाइपर एक्सटेंशन हो रहा हो तो एक अलग कंडीशन है। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल सब्जेक्ट की बात करें या नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो उसमें नी और एल्बो का 0 डिग्री एक्सटेंशन ही माना जाता है। नेक्स्ट इज इन ऑल जॉइंट्स विच मूव इन 2 डायरेक्शन फ्रॉम 0 पोजीशन द मैक्सिमम मोशन इन बोथ डायरेक्शन इज एडेड टू ऑब्टेन द फुल रेंज ऑफ मोशन। जैसा कि अभी मैंने आपको 14th पॉइंट में बताया
कि किसी भी जॉइंट का अगर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए तो आप, अगर जैसे आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट चाहिए है तो आप फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन की रेंजेस ऐड करके फुल रेंज ऑफ मोशन पता कर सकते हो। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रोटेशन का चाहिए तो आप दोनों की रेंजेस को ऐड करके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रोटेशन भी पता कर सकते हो। इसी तरह आप अडक्शन अबडक्शन को भी ऐड करके उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन पता कर सकते हो। एंड अगर आप सारे ऐड कर दोगे तो आपको सरकमडक्शन का भी रेंज ऑफ मोशन पता चल जाएगा। The last is the motion of the opposite extremity if uninvolved should be measured for comparison. अगर बायलेटरली किसी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के सपोज एक शोल्डर में प्रॉब्लम है दूसरे में नहीं है, तो हम एक शोल्डर जो अफेक्टेड है पहले उसका मेजर करेंगे, फिर जो दूसरा उसका शोल्डर है हम उसको भी मेजर करेंगे जो नॉर्मल है, फिर हम नॉर्मल के साथ कंपेयर करके पेशेंट का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन पता कर सकते हैं। फिर हमें ये पता होगा कि हमें कितना वर्क करना है। जैसे सपोज़ अगर हम अफेक्टेड शोल्डर जो है उसका रेंज ऑफ मोशन 35 डिग्री है और जो नॉर्मल शोल्डर है उसका रेंज ऑफ मोशन 80 डिग्री है, तो हमें ये पता होगा कि हमें 35 से 80 तक लेकर जाना है पेशेंट के मूवमेंट को। और इसी तरह से उसमें सारे काम मतलब हमें किस तरह से उसको फिजियोथेरेपी करनी है, उसको क्या क्या टेक्निक देनी है, किस तरह से हमारा रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस वर्क करेगा, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।